शाम ढल रही थी और माहौल में खुनकी रची हुई थी। रंगारंग तकरीब में कई हसीन चेहरों के बीच में सफ़ेद ब्लाउज और पिंक स्कर्ट में लंबे सुनहरी बालों का जूड़ा बनाए, कानों में डायमंड के नाजुक से टॉप्स पहने हुए, हल्के से मेकअप में वो बेइंतहा खूबसूरत नज़र आ रही थी। जो नज़र भी उसके दिलकश सरापे पर उठती थी वापस आने से इनकारी हो जाती थी। उसकी सब्ज चमकती हुई आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो बहुत जिंदा दिल लड़की थी, हर पार्टी की जान, लेकिन आज वो खामोश सी बिलोरी ग्लास हाथ में थामे एक कोने में बैठी थी कि करीब से उठती हुई भारी मर्दाना आवाज़ ने उसे चौंका दिया। एक्सक्यूज़ मी मिस, अगर मैं गलत नहीं तो आप शायद मेरे बिजनेस पार्टनर शहरियार की दोस्त हैं। जॉन्स ने सुश्ता सी अंग्रेज़ी में बात का आगाज़ किया। आप? जी मैं जॉन्स। जिस दिन हमारी डील साइन हुई थी आप ऑफिस के बाहर शहरियार का वेट कर रही थी। एंड आई मस्ट से शहरियार इज़ अ लकी मैन। वो दिलचस्पी से उसके नाजुक सरापे को देखता हुआ बोला, वेल मिस्टर जॉन्स, मैं शहरियार की दोस्त नहीं बल्कि गर्ल फ्रेंड हूँ। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वो शहरियार का नाम सुनकर खिल उठी थी। कैन आई सिट हियर? जॉन्स ने साथ बैठने की इजाज़त मांगी। उर्वा जो रात से शहरियार से फ़ोन ना करने पर नाराज़ थी, उस वक्त उसका जिक्र सुनकर खुश हो गई थी। नाराज़गी, रूठना, मनाना अपनी जगह, लेकिन महबूब का जिक्र ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए काफ़ी था। आप अकेली क्यों हैं? शहरियार कहाँ है? शहरियार अपने फादर से मिलने पाकिस्तान गया हुआ है। वो लापरवाही से बोली। पाकिस्तान? कितने दिनों के लिए? और आप साथ नहीं गई? शायद 1 या 2 वीक्स के लिए। उसके फादर की सर्जरी है, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अगर जाती तो बीमार हो जाना था। सुना है वहाँ बिजली भी नहीं होती, बस इसीलिए नहीं गई। और नखुवत से बोली। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि हल्का हल्का सा म्यूज़िक बजना शुरू हुआ। लाइट्स डिम हो गई थी, माहौल ख्वाबनाक सा हो गया। मिस उर्वा, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? जॉन्स ने अपना हाथ उसकी सेमत बढ़ाया। उर्वा ने एक गहरी नज़र जॉन्स पर डाली। शहद रंग बाल, हल्की हल्की बियर्ड, नीली आंखें और मजबूत जसामत। वो किसी खूबसूरत मॉडल की तरह उसकी जानिब हाथ बढ़ाए खड़ा था। सॉरी जॉन्स, डांस तो मैं सिर्फ शेरी के साथ करती हूँ, तुम कोई और पार्टनर सिलेक्ट कर लो। वो उसके हाथ को नज़रअंदाज करते हुए खड़ी हो गई। वेल मिस उर्वा, लड़कियों की कोई कमी नहीं, लेकिन मुझे एशियन ब्यूटी बहुत मुतासिर करती है। एक अजीब सी कशिश महसूस होती है, और सुना है कि पाकिस्तानी लड़कियां बहुत वफादार होती हैं। जॉन्स ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं भी, मुझे पाकिस्तानी लड़कियों का इतना नहीं पता, मैं तो ब्रिटिश हूँ, लेकिन आपके लिए किसी अच्छी लड़की को ज़रूर नज़र में रखूँगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओके मिस्टर जॉन्स, इट्स टाइम टू गो होम। आपसे मिलकर अच्छा लगा, टेक केयर। उर्वा ने जाने के लिए पर तोले। डोंट कॉल मी मिस्टर, मुझे जॉन्स कहो, दोस्ती में ये तकल्लुफ़ात अच्छे नहीं लगते। और तुम घर कैसे जाओगी? जॉन्स ने बड़ी तेज़ी से आपसे तुम का सफ़र तय किया। हम दोस्त हैं? ये कब हुआ? उर्वा ने हैरत से पूछा। क्यों, क्या नहीं हो सकते? जॉन्स ने उल्टा सवाल किया। सोचना पड़ेगा, उर्वा शरारत से बोली। तुम घर कैसे जाओगी? जॉन्स ने फिर से सवाल किया। जैसे आई थी, ड्राइव करके। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब इतनी खूबसूरत लड़की आधी रात को अकेली ड्राइव करे, ये मुझे मंजूर नहीं। जॉन्स ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। जॉन्स, मेरी गाड़ी, फिक्र मत करो, मेरा ड्राइवर तुम्हारे घर पहुँचा देगा, वो लापरवाही से बोला। ड्राइवर को हिदायत देकर वो उर्वा को लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ा। रात गहरी हो चुकी थी। कुछ मनचले बाहर बैठे बियर पी रहे थे। उर्वा को देखते ही वो इशारेबाजी करने लगे। उर्वा, ये कोट पहन लो। जॉन्स को उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगी। उसने अपना कोट उतारकर उर्वा की सिमत बढ़ाया। मगर क्यों? ये लड़के तुम्हें घूर रहे हैं और ये मुझे पसंद नहीं, वो सख्त लहजे में बोला। उर्वा ने हैरत से उस गोरे को देखा था जिसकी मेंटालिटी टिपिकल देसी मर्दों जैसी थी, और खामोशी से उसने उसके हाथ से कोट लेकर पहन लिया। उसने उर्वा को गाड़ी में बिठाया। मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। वो उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर दरवाज़ा लॉक करके उन लड़कों की तरफ बढ़ा और जाते ही एक ज़ोरदार पंच सामने बैठे लड़के को मारा। देखते ही देखते स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई थी। जॉन्स ने बड़े आराम से तीनों लड़कों को मार मार कर अधमुआ कर दिया था।
پھر اس نے اپنے والٹ سے بڑے بڑے نوٹ نکال کر ان پر پھینکے۔ اپنی مرہم پٹی کروا لینا اور آئندہ کسی بھی لڑکی کو چھیڑنے سے پرہیز کرنا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ جونس، تم کریزی ہو کیا؟ اگر پولیس آ جاتی تو؟ عروہ اس کے بیٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ پولیس سے کون ڈرتا ہے؟ بہرحال تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ جونس نے اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا اس کے گھر تک پہنچا۔ عروہ تیزی سے اتر ہی رہی تھی کہ جونس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا سیل اپنی گرفت میں لیا اور اس سے اپنے سیل پر رنگ دے کر اسے واپس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جانے کا اطمینان کرنے کے بعد جونس نے گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہو گئی۔ وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے شہریار کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ باہر جاگنگ پر گیا ہے، مگر پھر بھی اندر داخل ہونے کی ہمت وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ہمت کرتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا ارادہ ٹرے میز پر رکھ کر بھاگ جانے کا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ تیزی سے سائیڈ میز کی جانب بڑھی۔ ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی ہی تھی کہ باتھ روم سے تولیے سے ہاتھ صاف کرتا ہوا شہریار باہر نکلا۔ سفید ہاف سلیو شرٹ، بلو جینز پہنے وہ اسی کو گھور رہا تھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ مضبوط قد و قامت اور ورزشی جسم کا مالک ایک پرکشش مرد تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر چکا تھا۔ سویرا نے خود کو ملامت کرتے ہوئے فوری اپنی نظریں جھکائیں۔ یہ آپ ہی نے ناشتہ بھیجا تھا۔ وہ میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹی۔ تمہیں اتنے بھی مینرز نہیں ہیں کہ ناشتہ سرو کرو اور چائے بنا کر دو، وہ کرخ لہجے میں بولا۔ سویرا سر جھکائے واپس مڑی اور ٹرے میں سے ناشتے کے لوازمات نکال کر سیٹ کرنے لگی۔ شہریار کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ آج اتنے عرصے بعد پہلی بار وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ گزرتے وقت نے سویرا کو بہت تبدیل کر دیا تھا۔ وہ اب ایک 13 سال کی بچی نہیں رہی تھی۔ وہ بغور اس کے تاثرات کو جانچ رہا تھا۔ دودھیا رنگ کا چہرے پر ہلکی ہلکی سی خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ لمبی گھنی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ کچھ شریر لٹیں گلابی رخساروں کو چوم رہی تھیں۔ جوانی کی سرحدوں کو چھوتی وہ ایک دلکش دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی، جو اس وقت اس کی موجودگی کی وجہ سے ہراساں اور بوکھلائی ہوئی تھی۔ سنو لڑکی، اس نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، میں کسی بھی صورت ہمارے اس بے جوڑ رشتے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ہمارے بڑے یہ بات نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے میں آج تم سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نپے تلے انداز میں بول رہا تھا۔ سویرا دم سادھے اس کی بات سن رہی تھی۔ لفظ ڈیل پر اس نے سر اٹھایا۔ دیکھو، اب اس رخصتی کو تو میں چاہ کر بھی نہیں روک سکتا، لیکن میں جانا چاہتا ہوں۔ تم بابا سائیں سے کہو کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا۔ تم ادھر حویلی میں سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور بدلے میں میں تمہاری پڑھائی شروع کرواتا ہوں۔ تم BA MA جو چاہے پڑھو اور جب بھی تم آزادی مانگو گی میں دے دوں گا۔ انفیکٹ تمہاری دوسری شادی بھی کوئی اچھا سا تمہارا ہم عمر لڑکا دیکھ کر کروا دوں گا۔ وہ بولتے ہوئے چپ ہوا۔ وہ دم سادھے بیٹھی سویرا کو دیکھنے لگا۔ آخر تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ دیکھو، اگر میری بات نہیں مانو گی تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ سکون کو، عزت کو ترسو گی تم، اور ویسے بھی کسی کی انچاہی بیوی تو تم بھی بننا نہیں چاہو گی۔ جواب دو، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ تیز ہوا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تایا ابو کو منع کر دوں گی۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ گڈ گرل، ویسے بھی ہم میں کزن کا رشتہ ہے اور وہ کافی ہے۔ بس اب تم آج ہی بابا سائیں کو جب وہ تم سے لندن جانے کا سوال کریں تو انکار کر دینا، انڈرسٹینڈ؟ سویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ شہریار نے اسے باہر کا راستہ دکھایا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ سلیم صاحب ہسپتال سے گھر آ چکے تھے۔ ایک میل نرس بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ تھا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شاہ بی بی نے ان کی نظر اتاری۔ اس وقت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری تھا۔ سلیم بیٹا، بس اس تھال پر ہاتھ لگا دو، پھر اندر جا کر آرام کرو، شاہ بی بی نے ہدایت دی۔ انہوں نے تھال پر ہاتھ لگاتے ہوئے شہریار کو پاس آنے کا اشارہ کیا اور پھر اس کے بازوؤں کے سہارے اندر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بابا سائیں، شہریار نے انہیں بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دی، آپ میرے ساتھ لندن چلیں، آپ کا علاج وہاں بہتر طور پر ہو سکے گا۔
मैं बड़े से बड़ा डॉक्टर अरेंज करूँगा, वो उनके हाथ थामते हुए बोला। शहरियार मेरे बेटे, इस उम्र में किसी भी बाप के लिए उसकी औलाद की खुशी, फर्माबरदारी ही सब कुछ होती है। जिस बाप का जवान बेटा उसे छोड़ जाता है ना, वो मेरी तरह जीते जी अधमुआ हो जाता है। पर अब तुम आ गए हो ना, देखना सब ठीक हो जाएगा, वो शफकत से बोले। पर बाबा साईं, आप एक बार तो साथ चलें। अम्मा आप कहिए ना, एक बार चलें, डॉक्टर को दिखाएं, मेरा घर, ऑफिस, दोस्त अहबाब सब देखें। वो साथ ले जाने पर मुसिर था। मैं ज़रूर आऊँगा, पर अभी नहीं, पहले तुम सवेरा बेटी के साथ सेट हो जाओ, फिर तुम दोनों से मिलने आऊँगा। बेगम, सवेरा बेटी कहाँ है? उसे बुलाएं। यकीन करें इतने दिन से अपनी बच्ची को नहीं देखा और ना ही उसके हाथों की बनी चाय पी है। सलीम साहब को सवेरा के हाथ की बनी चाय बहुत पसंद थी, बहुत शौक और इसरार से बनवा कर पीते थे। आप बाप बेटा बातें करें, मैं सवेरा को चाय का कहती हूँ, जाहिदा खुश दिली से कहती हुई खड़ी हो गई। शहरियार, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूँ। आज तुमने रुखसती की बात मानकर सवेरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की रजामंदी देकर बेटा होने का हक अदा कर दिया है। अब बस तुम दोनों बच्चे आराम से लंदन चले जाओ, फिर वहीं आकर मिलूंगा तुम दोनों से, और साथ साथ तुम्हारी माँ और दादी को भी लेकर आऊँगा, फिर सब मिलकर घूमेंगे फिरेंगे। वो चमकती आंखों से प्लान बना रहे थे। ठीक है बाबा साईं, जैसे आपकी मर्जी, आप आराम करें। अब मैं अकरम भाई के साथ ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगा कर आऊँ। वो उनसे इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ। अभी वो कमरे से बाहर निकला ही था कि सामने से सवेरा चाय लेकर आती नजर आई। वो 2 कदम आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। रास्ता दीजिए प्लीज़, वो नज़रें झुका कर बोली। सुनो लड़की, अभी बाबा साईं से कुछ मत कहना, उसने खुश्क लहजे में कहा। मैं समझी नहीं। सवेरा ने नासमझी से उसे देखा। सुबह हमारी जो भी बात हुई थी उसे भूल जाओ और बाबा साईं से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हुक्मिया लहजे में बोला। और एक बात, उसने सवेरा को रास्ता देते हुए फिर रोका। किसी भी किस्म की खुशफहमी को अपने दिल में जगह मत देना। ये रिश्ता, ये रुखसती और तुम्हारा मेरे साथ जाना एक जानबूझकर की गई गलती से ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तुम्हें ये ठेस ज़रूर लगेगी, क्योंकि हम साथ साथ नहीं चल सकते हैं। सवेरा चुपचाप नम आंखों से उसकी बात सुनती रही। कोई भी फैसला उसके इख्तियार में नहीं था। उसकी हैसियत एक कठपुतली से ज़्यादा नहीं थी। शहरियार अपनी बात ख़त्म करके जा चुका था। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए ताया अब्बू के कमरे की तरफ बढ़ी। रुखसती की तारीख मुकर्रर होते ही गांव भर में चरागाह हो गया था। घर घर मिठाई बांटी गई थी। सारे इंतजामात अकरम भाई ने अपने हाथ में रखे हुए थे। शाह बीबी, जाहिदा, सलीम साहब सब इस शादी को यादगार बनाना चाहते थे। हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेहमानों का तांता बन गया था। शाह बीबी, इतने जमघट्टे की क्या ज़रूरत है? आप ये रुखसती सादगी से क्यों नहीं करती? मुझे ये सब शोर शराबा अजीब सा लग रहा है। शाहू मेरे बेटे, कितने अरसे बाद हवेली में खुशियाँ उतरी हैं। मेरा बस चले तो सारे जग को अपने बच्चों की खुशियों में शामिल कर लूँ। शाह बीबी की खुशी का अलग ही आलम था। वो सबसे बचता बचाता अपने कमरे में आया और उर्वा को फ़ोन मिलाने लगा। डैम इट उर्वा, फ़ोन उठाओ। वो ठीक ठाक उसकी ज़िद्दी तबीयत पर तप उठा था। कमरे में तेज़ म्यूज़िक बज रहा था और वो बड़े इत्मीनान से सेल फ़ोन पर शहरियार के मैसेजेस पढ़ रही थी। उसकी कई मिस्ड कॉल्स भी आई थी। अच्छा है, अब तड़पते रहो, मैं भी जवाब नहीं दूंगी। वो बुड़बुड़ाई ही थी कि सेल बजना शुरू हुआ। नंबर अनजान था। उसने रिमोट उठाकर साउंड सिस्टम का वॉल्यूम कम किया। हेलो, उसने कान से फ़ोन लगाया था। किसी शरीफ इंसान की चीज़ लेकर वापस भी की जाती है, एक भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी थी। क्या मतलब? आप कौन? वो हैरान हुई थी। वाह, इतनी जल्दी भूल गई तुम? अभी 2 रोज़ पहले सेंड्रा की पार्टी में मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया। अभी इतना अरसा तो नहीं गुजरा कि तुम मुझे भूल जाओ। दूसरी तरफ से वो मुस्कुराते हुए बोला। ओह जॉन्स, उसके जहन में झमाका सा हुआ था। मिस्टर जॉन्स, आपका ज़बरदस्ती का दिया हुआ कोट मेरे पास रखा है। आप एड्रेस दें, मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा देती हूँ। नहीं, ड्राइवर के हाथ नहीं चाहिए, तुम खुद वापस करो। मैं कैसे वापस करूँ? मुझे क्या पता आप किधर हैं? वो उलझी थी। मैं ठीक 1 घंटे में तुम्हारे घर आ रहा हूँ।
तैयार हो जाओ, डिनर पर चलते हैं। फिर तुम उधर ही मेरा शुक्रिया अदा करके कोट वापस कर देना। मैं सोचती हूँ अब इसमें सोचना क्या है, एक दोस्त के साथ डिनर करने के लिए भी क्या कोई सोचता है, जबकि वो दोस्त खुद आपसे बड़ी इज्जत से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो। तब आप कहीं मुझे गलत तो नहीं समझ रहे हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब, मैं ठीक 1 घंटे में तुम्हारे घर के बाहर हूँगा। तुम ऐसा करना कि सारे मतलब मुझे मेरे सामने बैठकर समझा देना। जॉन्स ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। शाह बीबी ने ब्यूटिशियन को घर बुलवा लिया था और अब वो तैयार हो चुकी थी। रुखसार मुसलसल उसके साथ थी। हमेशा से सादगी से रहने वाली सवेरा पर गज़ब का रूप आया था, मगर वो इतनी अफसुर्दा थी कि ये तारीफ़ें भी उसे चुभ रही थी। दिल उदास था। आज बाबा बहुत याद आए थे। आंखें ज़ब्ते गिरिया से लाल हो रही थी। ऐसी सोगवारियत में भी वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन किसी अप्सरा की मानिंद लग रही थी। रुखसार और कई कज़न्स लड़कियां उसे दुपट्टे के झरोके में लेकर स्टेज की जानिब बढ़ी। शहरियार जो चुपचाप बेजार सा स्टेज पर बैठा हुआ था, उसकी नज़रें दूर से लड़कियों के झुरमुट में आती सवेरा पर पड़ी। ये पहली बार था कि उसकी नज़रें उसके हुस्न और दिलकशी के पैकर पर जम सी गई थी। बिलाशुबा वो उस वक्त बला की हसीन लग रही थी। एक लम्हे को उसे अपना दिल पहलू से निकलता हुआ महसूस हुआ, मगर दूसरे ही लम्हे उसने अपने दिल पर काबू पाया। यही तो सब चाहते हैं कि मैं इस हुस्न के हथियार से ज़ेर हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी को मैं कभी भी अपने गले का हार नहीं बनाऊंगा। वो जहरखंद अंदाज में सोच रहा था। बहुत खूबसूरत और कम उम्र है तुम्हारी दुल्हन। किसी रिश्तेदार खातून की आवाज़ उसकी समात से टकराई थी। जा बजा सुर्ख खूबसूरत गुलाबों से सजा कमरा इंतहाई ख्वाबनाक माहौल बना रहा था। रुखसार उसे कमरे के वस्त में बिछे बेड पर बिठा चुकी थी। सब कज़न लड़कियों को कमरे से निकाल कर वो सवेरा के पास आईं। सवेरा मेरी बहन, मुझे पता है तुम इस वक्त किन खदशात से गुजर रही हो। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा और शहरियार का ये रिश्ता अल्लाह के हुक्म से बना है। माना वो थोड़ा खफा है, लेकिन है तो एक मर्द ही ना। तुम उसे अपनी वफा, अपनी ताबेदारी से जीत सकती हो। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? उन्होंने खामोश बैठी अपनी हिनाई हथेलियों को तकती सवेरा को मुखातिब किया। जी आपी, वो बमुश्किल असबात में सर हिलाते बोली थी। बस तुम जो शहरियार कहे मानती जाना। शुरू का ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, फिर शाहू तुम्हारी हर बात मानेगा। बस तुम सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। उन्होंने प्यार से उसके हाथ थपथपाए। अब मैं चलूं, जाकर तुम्हारे अकरम भाई को देखूं, शाम से दोस्तों के साथ फायरिंग में लगे हुए हैं। वो उठ खड़ी हुई। आप ही प्लीज़ मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। सवेरा ने अपनी भीगी पलकें उठाईं। सवेरा मेरी बहन, डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत करो, मैं जाकर शाहू को भेजती हूँ। वो उसे तसल्ली देते हुए बाहर निकल गई। रुखसार के जाते ही सवेरा ने एक गहरा सांस लिया। कमरे में एयर कंडीशनर की ठंडक फैली हुई थी जो उसकी रगों में उतर रही थी। वो अपने नाजुक मेहंदी से सजे दूधिया हाथों को मसल रही थी। उसकी मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। सभी कज़न्स ने उसे खूब छेड़ा था। वो उस वक्त यही सोच रही थी कि क्या मेहंदी के रंग की गहराई ज़िंदगी में इज्जत से सर उठाकर जीने का सबब बन सकती है। उसे प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं चाहिए था, बस 2 बोल उसकी इज्जत के लिए, उसके वक़ार के लिए चाहिए थे। वो अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाजे की नौब घूमने की आवाज़ आई। वो चौकन्ना होकर सर झुकाकर बैठ गई। अपनी भीगी हथेलियों को मसलते हुए वो घनेरी पलकें झुकाए साकित बैठी थी। दिल था कि खौफ से लरज़ रहा था। गांव के वस्त में वसी सब्ज़ाज़ार में घिरी कीमती पत्थरों से सजी ये हवेली आज अपने वारिस शहरियार की शादी की तकरीब में पूरी शान शौकत और आन बान से दमक रही थी। बाहर पटाखे फोड़े जा रहे थे। आसमान में रंग बरंगे अनार फूट रहे थे। करम, जाहिद, इकबाल, वसीम, सब दोस्त कज़न्स फायरिंग करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, तो अंदर बुजुर्गों की अलहदा महफिल जमी हुई थी। फरजाना आपा, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? आपने किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लिया। क्या शाहू आपका बेटा नहीं है जो आप इतनी बेरुखी बरत रही हैं? सलीम साहब अपनी बहन के पास बैठते हुए गोया हुए। रहने दे भाई साहब, ये सब मुंह देखे की मोहब्बतें।
وہ اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے تلخی سے بولی، فرزانہ آپا، اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدہ ہوئے تھے۔ سلیم، میں نے ایک بار نہیں 1000 بار کہا تھا کہ شہریار کی شادی کسی سے بھی کر دو، مگر خدارا اس لڑکی سے مت کرو۔ مگر میری سنتا ہی کون ہے اس گھر میں؟ آپا، سویرا ہمارا خون ہے، عزت ہے اس حویلی کی۔ رہنے دو سلیم میاں، اس لڑکی کی رگوں میں اس کی ماں کا خون دوڑتا ہے، جس نے میرے چھوٹے بھائی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ خود تو مر گئی اور یہ بلا ہمارے سر چھوڑ گئی۔ آپا، یہ شاہ بی بی کا فیصلہ تھا جو ان بچوں کے بچپن میں ہی لے لیا گیا تھا، اور آپ یہ مت بھولیں اس کی رگوں میں ہمارے بھائی کا خون بھی ہے۔ وہ خود سویرا کو شہریار کے نکاح میں دے کر گیا تھا۔ آپ اگر چاہتے تو شاہ بی بی سے اپنی بات منوا سکتے تھے، جبکہ شاہو بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے، شاہ بی بی نے، کسی نے بھی اس کی رضامندی نہیں لی، بس فیصلہ سنا دیا۔ فرزانہ آپا، آپ کو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ظالمانہ فیصلہ ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس طرح ہماری زمینیں اور دونوں فیکٹریاں، یہ حویلی، ساری جائیداد گھر میں ہی رہے گی۔ انہوں نے سمجھایا، لیکن وہ لڑکی منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی۔ پھر یاد کرو، اس کی پہلی سالگرہ پر فیکٹری میں آگ لگی تھی، پھر میرا بھائی چلا گیا۔ مجھے تو ڈر ہے سب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپا، وہ سب قدرت کے فیصلے تھے، آپ دیکھیے گا اب کچھ نہیں ہوگا۔ سلیم میاں، لکھ لو، یہ شادی نہیں، بربادی ہے، بربادی۔ آپ سب کے ایک غلط فیصلے نے ایک ایسی منحوس لڑکی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے جسے میں دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ یہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھیں کہ باہر سے شور و غل کی آوازیں سنائی دی۔ میاں، جا کر ان لڑکوں کو منع کرو، خوشیاں تو ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ملکہ بیاہ کرائی ہو۔ وہ تل ملا اٹھی۔ سلیم ماموں، ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا، اکرم بھائی کو گولی لگی ہے، قادر بھائی انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ ہائے اللہ میرا بیٹا! فرزانہ کے تو کلیجے پہ ہاتھ پڑا تھا۔ رخسار بیٹی، سلیم صاحب نے اونچی آواز لگائی۔ جی بابا سائیں، بیٹا جلدی سے میرا فون لاؤ۔ سب ٹھیک تو ہے بابا سائیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رخسار نے پریشانی سے ایک نظر روتی ہوئی پھپھو پر ڈالی۔ بنو، اب سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس لڑکی کی منحوسیت میرا بیٹا کھا گئی ہے۔ ہائے میرا اکرم! فرزانہ رو پڑی۔ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ رخسار نے سہمی ہوئی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اندر سے میرا والٹ اور سیل لاؤ۔ اکرم کو گولی لگی ہے، لڑکے اسے ہسپتال لے گئے ہیں، مجھے بھی نکلنا ہے۔ وہ رسان سے بولے۔ بابا سائیں، وہ ٹھیک تو ہیں؟ رخسار نے بمشکل آنسو پیتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہوگا، تم بس دعا کرو، اپنی ماں اور شاہ بی بی کا خیال رکھنا۔ میں ہسپتال پہنچ کر صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ شہریار کافی دیر سے حویلی کے پچھلے حصے میں اسموکنگ کر رہا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ شاہ بی بی اسے ڈھیروں دعائیں اور کمرے میں جانے کی ہدایات دے چکی تھی۔ وہ سب سے نظر بچا کر اس گنجان حصے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دل کمرے میں جانے سے انکاری تھا، گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ جب اسے باہر غیر معمولی شور کا احساس ہوا، وہ دوڑتے ہوئے باہر پہنچا تو اکرم بھائی خون میں لت پت پڑے تھے۔ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے گولی پلٹ کر ان کے بائیں سینے میں شانے میں دھنس گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کزن قادر بھائی کو ساتھ لے کر پجاروں میں جا بیٹھا۔ شہریار، تم اندر دلہن کے پاس جاؤ، قادر بھائی نے اسے ٹوکا۔ دلہن کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، آپ جلدی کریں، ان کا بہت خون بہہ گیا ہے، وہ تند لہجے میں بولا۔ وہ سب ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ اکرم بھائی کو فوری طور پر ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ویسے تو یہ ایک پولیس کیس تھا، مگر پیسے کی طاقت سب کام کروا لیتی ہے۔ وہ سب آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے جب سلیم صاحب ادھر پہنچے، اور وہ شہریار کو ہسپتال میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اکرم کیسا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی حیرت اور غصہ جو شہریار کو دیکھ کر امڑ آیا تھا قابو پاتے ہوئے اس پر پوچھا۔ بابا سائیں، ابھی آپریشن چل رہا ہے، ڈاکٹر باہر آتا ہے تو یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا، شہریار نے جواب دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ویٹنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اسے دیکھ کر سلیم صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ اب کیا حال ہے ہمارے بیٹے کا؟ گولی دل کو چھوتی ہوئی اوپر سینے میں لگی تھی، اسے باہر نکال دیا ہے، مریض کا خون بہت ضائع ہوا ہے، آج کی رات اہم ہے، آپ دعا کریں کہ انہیں صبح تک ہوش آ جائے۔
डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। सलीम साहब के चेहरे पर बरसों की थकन उतर आई थी। वो इस बात में सर हिलाते हुए शहरियार की जानिब मुड़े। शहरियार बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तुम हवेली जाओ, सवेरा बेटी इंतज़ार कर रही होगी। नहीं बाबा साईं, जब तक अकरम भाई को होश नहीं आता मैं इधर ही हूँ। आप घर जाएं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आपको उनकी तबीयत फ़ोन पर बताता रहूँगा। कादिर भाई, आप बाबा साईं को लेकर हवेली जाएं, मैं इधर ही हूँ। लेकिन शहरियार, कादिर भाई ने उसे समझाना चाहा, लेकिन कुछ नहीं भाई, ये अंदर अकरम भाई सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं हैं, बहनोई भी हैं। मैं उन्हें इस तकलीफ़ में छोड़कर नहीं जा सकता, वो दो टोक लहजे में बोला था। वो सर झुकाए बैठी थी जब कदमों की आवाज़ उसके बिल्कुल करीब तक आकर रुक गई थी। फिर किसी ने निहायत बेदर्दी से उसके चेहरे को अपनी गिरफ्त में जकड़कर ऊपर किया। फुफ्फो, उसके मुंह से निकला। मनहूस, तू इधर बैठी किन सपनों में गुम है। उन्होंने उसके धान पान से वजूद को घसीटते हुए बेड से नीचे उतारकर ज़मीन पर पटका। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मेरा अकरम अस्पताल में है। गलती मेरी ही है जो मैंने तुझे पैदा होते ही नहीं मार डाला। ना तू अपनी मनहूसियत लेकर इस खानदान में आती, ना आज मेरा बेटा अस्पताल में होता। वो उसे ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी। सवेरा की बेयकीन नज़रें फरजाना फुफ्फो की आंखों से टकराई, जिनसे शरारे फूट रहे थे। फुफ्फो, आप सवेरा की सिसकी उभरी। उन्होंने उसके सर को बालों से जकड़ा, जिस पर पहले ही भारी उरूसी दुपट्टा पिनों से अटका था। तकलीफ़ की शिद्दत से सवेरा के आंसू निकल आए। ये रोने धोने और मजलूमियत दिखाने का ड्रामा बंद कर। इस तरह तू अपने ताया को मुतासिर कर सकती है। मुझ पर इन ढकोसलों का कोई असर नहीं होता, और ना ही मैं तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से मुतासिर होती हूँ। उन्होंने उसे एक ज़ोरदार झटका दिया। वो जाकर मेज़ से टकराई। कांच की कई चूड़ियाँ टूटकर कलाई को लहूलुहान कर चुकी थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को गोली लगी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मनहूसियत की वजह से। मेरा अकरम अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तुम्हारी वजह से। तुम्हारा बाप मर गया और तुम ये सेज सजाकर समझती हो कि मैं तुम्हारे जैसी मनहूस को इस हवेली में टिकने दूंगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारी मनहूसियत का साया भी इस हवेली के बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगी। वह हकारत से कहती हुई उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकालने लगी। अगर तुम में ज़रा बराबर भी अपने बाप का खून और गैरत है ना, तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो उसे राहदारी में धक्का देते हुए बोली। फरजाना दुल्हन बनी सवेरा को राहदारी में रोता सिसकता छोड़कर कमरा लॉक करके जा चुकी थी। सवेरा बेटी, पता नहीं कितनी देर के बाद उसके कानों से ताया अब्बू की आवाज़ टकराई। ये क्या हुआ है? वो परेशानी से उसके ज़ख्मी वजूद को देख रहे थे। माथे पर नील, गाल पर उंगलियों के निशानात सब थे। होंठों के पास से खून की लकीर बह रही थी। शाह बीबी, जाहिदा बेगम, रुखसार, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। थोड़ी ही देर में सब लोग वहाँ जमा हो गए। किसने इस बच्ची का ये हाल किया है? वो गुर्राए। शाह बीबी तो सवेरा को इस हाल में देखकर ही दहल गई। रुखसार, तुम फ़ौरन सवेरा को मेरे कमरे में लेकर आओ, और जाहिदा आप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आएं, शाह बीबी ने हिदायत दी।